हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर अब मैं बात करने वाला हूं हॉल एच के पैनल में एमसीयू की जो भी अनाउंसमेंट हुई है उसकी पूरी के पूरी ब्रेकडाउन के बारे में। हालांकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर के वो कहते हैं ना कि कम बैक से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको पहले ही बना करके दे चुका हूँ, और उससे पहले जब ये रूमर निकल कर आई थी उसे भी मैंने अपने चैनल पर कवर किया था। जो दोनों ही वीडियो आपको इस वीडियो के एंड के आउटरो में मिल जाएगी और ऊपर दिए गए आई बटन पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर वाली वीडियो। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हुए बनती है मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, क्योंकि इंट्रो भी शुरू करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना मत। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत ही करते हैं सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की हुई कुछ वो कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसका हाँ पता है कि कॉमिक कॉन के पैनल से पहले ही फैंस के सामने ट्रेलर को ला करके रख दिया गया था। और ऐसी ही सेम सिचुएशन एगाथा ऑल अलोन की भी थी, जिसमें डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन के फाइनल ट्रेलर को भूल कौन सकता है। यानी देखा जाए तो केविन फैगी की तरफ से हॉल एच के पैनल का जितना कम इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं ना कि टाइम की बचत की जाए, जिसका रीजन तो आपको RDJ से रिलेटेड पता चल ही गया होगा, जो की मेरी क्या सारे ही फैंस की नजर में एक शॉकर थी और हाँ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी। लेकिन खैर, जैसे कि मैंने कहा उन सब पर बाद में बात करते हुए ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर ग्वेन कार्लो एस्पोसितो के कैरेक्टर को लेकर उन्हीं की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई कि वो इस फिल्म में सरपंच सोसाइटी के किंग साइड वेंडर के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी GW कैरेक्टर बीच वाली जो बात निकल कर आई थी वो इस कंफर्मेशन से पूरी तरीके से गलत हो जाती है, जिसका अब इस फिल्म में किस तरीके से यूज किया जाएगा फिलहाल तो टीजर के छोटे से टीज पर भी वो डिटेल पूरी तरीके से पता नहीं चलती। लेकिन जो भी हो, उनका कैरेक्टर इस फिल्म में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, इस बात की कहीं ना कहीं तो श्योरिटी है ही, क्योंकि ये फिल्म कैप्टन अमेरिका को उसी ग्राउंड लेवल पर ले जा रही है जैसे हम सिविल वॉर में देखते आए हैं। और ऊपर से पॉलिटिक्स, जिनमें इस बार थंडरबोल्ट रोस यानी कि हैरिसन फोर्ड भी है, जो कि अपने इस हल्क के कैरेक्टर को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इतना कि वो खुद की असली मूछें भी उगा सकते हैं अगर उन्हें इस रोल की डिमांड के हिसाब से बोला गया तो। और दूसरी तरफ अक्षय कुमार और इसके अलावा एडामेंटियम की ऑफिशियल MCU की एंट्री करवाई जा रही है, जो चीजें इसके टीजर में ही रिवील हो गई थी। लेकिन जबकि ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर आती है वो भी एक ऐसे फ्रोजन सेलिस्टस की जिसके वो कहते हैं ना कि धातु को लेकर के कंफर्मेशन नहीं थी। तो फिर एडामेंटियम वाला पार्ट अब इस फिल्म में और भी काफी ज्यादा ऑफिशियली सेंस बनाता है, क्योंकि पूरी दुनिया समुद्र के बीच में पड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट चीज के पीछे पड़ेगी। और ऐसे में ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स, सिविल वॉर, जिसका बहुत ही अच्छा रेफरेंस हमने वकांडा फॉरएवर जैसी फिल्म में भी देखा है, जहाँ पर सिर्फ बेल के उस छोटी सी इन्फॉर्मेशन से ये बात हमें पता चल जाती है कि उनकी प्लानिंग फ्यूचर को लेकर के सुपर हीरोज को किस तरीके से कंट्रोल में रखने की है। और हाँ, इसके अलावा अवेंजर्स टावर से रिलेटेड भी बेल की ही फिलहाल तो अपडेट दी जा रही है कि उसने ही उस टावर को खरीदा है। यानी सीधे सीधे ये काम थंडरबोल्ट रॉस का हो सकता है या फिर लीडर, जिस पर अभी के लिए तो खुलकर कुछ बोला नहीं गया। और फिर इसके अलावा इस फिल्म की छोटी सी क्लिप को भी शो किया गया, जिस क्लिप में हैरिसन फोर्ड के कैरेक्टर को कुछ लोगों के सामने ही रेड हल्क में कन्वर्ट होता हुआ दिखाया गया है। यानी उसकी सिचुएशन या फिर कहूँ आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील की गई है, जिसके बाय द वे एक क्लियर लुक की बात की जाए वो भी हाँ फ्रंट से ही कि वो फिल्म में कैसे दिखेगी। और हाँ, सैम यानी कि कैप्टन अमेरिका का हेलमेट भी तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि कौन से पार्ट में इन चीजों पर किस तरीके से वर्क किया गया है। जिसमें अब थंडरबोल्ट की बात की जाए तो वेल की डिटेल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, और इसके अलावा ट्रेलर टीजर की बात की जाए तो टीजर में इस इन्फॉर्मेशन के अलावा येलिना का पार्ट रेड गार्डियन के पास जाने का था, जिससे मिलकर के वो यही कहती है कि उसे पता चल गया है कि उसे अब अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, जो रास्ता असल में लोगों को मारने का है, जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा भी आता है। और हाँ, इसी के साथ साथ उस पैनल में रेड गार्डियन अपने सूट के साथ भी दिखाता, या फिर कहूँ अपग्रेड सूट में, जो मुझे फिलहाल तो फिल्म से बाहर अभी के लिए तो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आप फिर से टीजर पर आ जाए तो टीजर में सभी थंडरबोल्ट की टीम को मिशन दिया जाता है, या फिर कहूँ एक डेडली मिशन, जहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें फंसाया गया है। लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि किस चीज में, जो इन्फॉर्मेशन फिलहाल तो प्रोवाइड नहीं की गई। और इन सब के बीच वहाँ पर लुइस भी थे, जिनके कैरेक्टर को लेकर के फिलहाल तो सेंट्री की ही बात की जा रही है। तो उस पर उनका कहना फिलहाल तो बस यही है कि उनके कैरेक्टर का नाम है बॉब, जिसे अगर कॉमिक बुक में भी देखा जाए तो रॉबर्ट, बॉब, रोनाल्ड्स, ये सभी नाम आप कह सकते हो कि सेंट्री के कैरेक्टर के हैं। यानी यहाँ पर क्लियरली हिंट भी दिया जा रहा है, जिसकी और कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट कर लो तो मुझे लगता है कि सही रहेगा। और फिर US एजेंट की बात की जाए तो फिलहाल तो उनका कहना यही है कि उनके कैरेक्टर से लोग इस फिल्म में काफी ज्यादा प्यार करेंगे। रीजन अभी के लिए तो सस्पेंस ही है। और फिर आखिर में थंडरबोल्ट के नाम
की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि इसके नाम के लास्ट में जो छोटा सा स्टार लगाया गया है वो डेफिनेटली इस फिल्म के असल नाम को छुपा रहा है, जिस पर केविन फेगी ने मजाक उड़ाते हुए यही कहा कि वो जब भी इस फिल्म से रिलेटेड हैट पहनते हैं तो उनके घर वाले उन्हें वॉलमार्ट में काम करने वाला समझते हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये बात भी कंफर्म होती ही है कि इस फिल्म के टाइटल में आने वाला एक और कोई मेजर हिंट छुपा हुआ है, जिसका पता तो हमें नेक्स्ट ईयर ही चलेगा। जिसके बाद बात करें फैंटास्टिक 4 की, तो इस फिल्म की फिल्मिंग से रिलेटेड अपडेट ट्यूसडे का ही दिया गया है, जिस दिन इस फिल्म की फिल्मिंग शुरू होगी। और इसी के साथ साथ टाइटल की बात की जाए तो ऑफिशियल टाइटल फैंटास्टिक 4 के अलावा फर्स्ट स्टेप्स भी है। जी हाँ, ये इसका ऑफिशियल टाइटल है। जो फिल्म के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर फिलहाल तो डिटेल में बात नहीं की गई, लेकिन हाँ, फैंटास्टिक 4 की पूरी फैमिली आने वाली दोनों ही अवेंजर्स फिल्म में डेफिनेटली रिटर्न करेगी, ये बात भी कंफर्म कर दी गई है। और इसी के साथ साथ ये फिल्म 60 के दशक के रेट्रो फ्यूचर को दिखाएगी, जिसकी एक झलक या फिर कहूँ कॉन्सेप्ट आर्ट से लेकर के कार हॉल एच के पैनल में दिखाई गई। और साथ ही साथ गैलेक्टिक्स का लुक भी जो स्मोकी क्लाउड में नहीं बल्कि सीधे सीधे कॉमिक बुक की ही तरह काफी ज्यादा जायंट दिखाया जाएगा, जिस चीज का फैंस भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और इसके अलावा इस फिल्म से रिलेटेड कुछ ऑडिशन टेप और एक्टर्स का एक्सपीरियंस शेयर किया गया, जिसने हाँ कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा टाइम लिया। यानी केविन फेगी की शुरुआत में ही कंफर्मेशन 3 फिल्मों पर जो बात करने की थी उसी ने कहीं ना कहीं थोड़ा दिल तो तोड़ ही दिया था कि इस हॉल एच के पैनल में कोई भी बड़ी मार्वल से रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन असल मायने में उसका उल्टा डेफिनेटली यही हुआ कि वहाँ पर दोनों अवेंजर्स फिल्मों के टाइटल अनाउंस कर दिए गए, जिनमें से एक तो सीक्रेट वॉर थी और दूसरी सरप्राइजिंगली अवेंजर्स डूमडे है। यानी कैंग की वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी फिलहाल तो अभी साइडलाइन कर दी गई है, जिसमें मुझे फिलहाल तो यही बताया गया है कि वो कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में यानी कि मल्टीवर्स की सागा में रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड, जिसके कैरेक्टर के लिए भी नए एक्टर की कास्टिंग ऑलरेडी हो गई है। लेकिन याद रहे फिलहाल तो ये बस एक रूमर है, जिस पर अब श्योरिटी की बात की जाए तो हॉल एच में तो वैसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई, लेकिन कॉमिकॉन के इस इवेंट के खत्म होने के बाद ही D23 एक्सपो की ऑफिशियल वो कहते हैं ना कि इवेंट की रिलीज डेट निकल कर आ गई, जो 2 हफ्ते बाद यानी कि 9 अगस्त से लेकर के 11 तारीख तक चलेगी उसी मंथ की। यानी मार्वल की तरफ से खुद ही के D23 एक्सपो के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट को होल्ड पर डाल दिया गया, जिनमें अगर देखा जाए तो डेयरडेविल और कुछ सीरीज की प्रिपरेशन कर वो भी कुछ एक्टर्स के अनाउंसमेंट के साथ अगेन कहूंगा होल्ड लगाया गया है। लेकिन खैर हॉल एच में भी उन्होंने ऑडियंस को बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट करते हुए खास करके फैंस को भी अवेंजर्स जैसे लेवल की फिल्में अनाउंस कर सुकून तो दिया ही है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में साल 2026 और 27 के शेड्यूल में है, जिनमें अगर देखा जाए तो डूम्सडे के साथ पेड्रो पास्कल की मैंडलोरियन की फिल्म भी आने वाली है, जिसकी रिलीज डेट में अब डेफिनेटली चेंजेस तो हो गए ही। लेकिन हाँ, अवेंजर्स के डायरेक्टर पर रूसो ब्रदर्स की मोहर लगा दी गई है, जो बात फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्योंकि देखा जाए तो रूसो ब्रदर्स का भी करियर एमसीयू के बाहर उतनी अच्छी तरीके से फला फूला नहीं है। हालांकि उन्होंने पैसे तो बहुत कमाए हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट नहीं बना पाए, जिसके लिए मुझे लगता है कि उन्हें गाइडेंस एमसीयू के अंडर ही जो मिलती है वो बहुत ज्यादा बेस्ट रहती है। इसलिए रिटर्न कई सारे फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। लेकिन हाँ, पिछली बार उन्होंने जो थॉर और हल्क के साथ किया था वो चीजें मैं फिर से रिपीट होती हुई एमसीयू की अभी की सिचुएशन में तो देखना नहीं चाहता, क्योंकि अभी के लिए तो मार्वल मुझे लगता है कि बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट में राइटर का भी योगदान लगेगा, जो जिम्मेदारी पहले माइकल वेल्ड्रॉन को दी गई थी। और इसके अलावा एक और नाम था जो तो मैं भूल भी गया, क्योंकि अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वो नाम है स्टीव मैकफिली का, जिसमें अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो क्रिस्टोफर मार्कस रिटर्न नहीं कर रहे, लेकिन स्टीफन के रिटर्न से आप कह सकते हो कि और भी काफी ज्यादा राहत मिल रही है, क्योंकि एंड गेम से लेकर के इन्फिनिटी वॉर पर उनकी राइटिंग का काम कमाल का था। तो ऐसे में डेफिनेटली रिटर्न तो बनता ही है। जिसके बाद इस पैनल की हाईलाइट की बात की जाए, जिस पर मैं पहले ही वीडियो काफी डिटेल में कवर कर बैठ चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब हॉल एच की पूरी न्यूज को ही कवर किया जा रहा है, तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर को कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि अब एमसीयू के यूनिवर्स में नए मास्क और बिल्कुल नए टास्क के साथ आ रहे हैं। बाय द वे ये लाइन उनकी ही है, जिन्होंने स्टेज पर कुछ इस तरीके से अपना अपीयरेंस दिया। जिसमें पहले मैंने आपको यही बताया था कि वो डेफिनेटली डिफरेंट कैरेक्टर विक्टर वॉन डूम के नाम से एंटर करेगी एमसीयू के यूनिवर्स में। लेकिन जब कुछ सोर्सेज से बात की जाती है तो उनकी तरफ से फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि वो टोनी स्टार्क है, जिस पर अभी के लिए तो श्योरिटी मैं 100% की नहीं दूंगा। लेकिन अगर ये चीज होती है तो मैंने आपको उस पर पहले ही एक वीडियो बना करके दे दी है, जो आप देख लेना, क्योंकि फिर से बातें रिपीट कर कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन खैर जो भी हो, RDJ का रिटर्न ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये बात भी पता चल जाती
बताती है कि मार्वल वो कहते हैं ना कि अपने पैरों पर फिर से खड़े होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और इस बार उनकी हॉल एच की ये विलेन की प्रेजेंटेशन हिसाब से बहुत ज्यादा तगड़ी निकली है, जिस पर अब मुझे लगता है कि फैंस घंटों तक ऐसी ही बातें करेंगे, जिस चीज पर मुझे अब और भी क्लियरिफिकेशन चाहिए। बाकी लेट्स होप या फिर कहूँ फिंगर क्रॉस D23 के एक्सपो में रखते हैं। बाकी अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.